नमस्कार, स्वागत है आपका। और बात अब यहाँ पर पहले जीरे की करेंगे, जहाँ पर कीमतों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है। एनसीडीएक्स पर आज न सिर्फ जीरा 27,000 के पार निकलता हुआ नजर आया, बल्कि भाव अपर सर्किट में भी जा पहुंचे। क्या है कारण, कहां से है खरीदारी, किस तरह की फसल है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मीट ट्रेडर्स के ओनर किशोर शाह एंड दिनेश ट्रेडिंग कंपनी के प्रोप्राइटर दिनेश भत्रा। दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। दिनेश जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं आप करंट प्राइसेस, क्योंकि इतनी बड़ी रेंज अब यहाँ पर बन चुकी है। ऊपर में ऑलमोस्ट 70,000 और नीचे में हमने भावों को यहाँ पर 18-20 हज़ार से चढ़ता हुआ देखा था। अब जहाँ पर प्राइसेस आके अटके हैं, जो अभी भी लोअर साइड ऑफ द रेंज है, यहाँ से अब क्या क्यूज हैं, कैसी फसल है, बाजार में कैसी आवक? नमस्कार मैम। जीरा अभी फिलहाल जो वायदा कंटिन्यू नई फसल अच्छी बीजे के कारण जो नीचे भाव में खुले थे वो कंटिन्यू नीचे भाव में ट्रेड कर रहा था। इसके सपोर्ट में फिजिकल मार्केट नहीं घट रहा है। अभी नया जीरा करीबन ऊंझा मंडी में और सब गुजरात की अरेवल चालू हो गई है, उसमें करीबन 2-1 लाख बोरी आ चुका है अभी तक। फिर भी बाजार उसमें फिजिकल मार्केट के अंदर अच्छी गिरे की है, डोमेस्टिक गिरे की अच्छी है, एक्सपोर्ट बहुत शानदार है। चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान एक्सपोर्ट बढ़ा के ले रहे हैं। तो ये वायदा का ऑलरेडी वायदा फिजिकल से बहुत नीचा चल रहा है। तो मैम ऐसा लग रहा है जितनी अरेवल अभी रोज की आमदनी जीरे की टोटल गुजरात में 40,000 बोरी जीरा आ रहा है, पूरा का पूरा माल बिक जाता है। उसमें भी शॉर्ट पड़ता है बाहर को दूसरे दिन और खड़ा रहना पड़ता है। तो फिलहाल जो बाजार के अंदर डिमांड को देखते हुए ये वायदा अभी भी 50 से 60 रुपए किलो नीचा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मैम जैसे दिन भी घट रहे हैं, मार्च का महीना भी जल्दी आ रहा है, तो उसको डिमेट लगने जैसी स्थिति नहीं है। स्पोर्ट भी 300 के ऊपर अभी खड़ा है। तो ऐसा लग रहा है कि भाई आमदनी नहीं बढ़ी है, जो गिरे की खड़ी रही, तो हाजिर के अंदर घटाने के लिए किसान के पास माल है और किसान के अलावा कोई सप्लायर है नहीं। व्यापारी सब खाली हो चुके हैं, डोमेस्टिक सभी सेंटर खाली है, सबको नया माल लेना है। तो गिरे की इस तरह की गिरे की ये मई तक चलेगी। और अब किसानों के हाथ में है मार्केट के अंदर घटा के बेचना है या नहीं बेचना है, रुक के बेचना है। तो अभी जो भी मार्केट का मूवमेंट है वो किसान की सप्लाई से जुड़ा हुआ है, न कि व्यापारी के हाथ में। अब मंदी करने जैसा कुछ नहीं है। व्यापार मंदी अब नई मंदी के लिए किसान ही बेचेगा तो नई मंदी आएगी। अगर फिलहाल किसान अगर 2-3 टुकड़ों में अगर जीरे को बेचा है 2-3 चरणों में, तो किसान अपना भाव 300 के ऊपर 400 का भाव के बीच में कोई भी भाव ले सकता है। ये किसान के ऊपर निर्भर, व्यापारी के हाथ में बंदी करने जैसा कुछ नहीं है। गिरे की बहुत शानदार है। जैसे मैम 600 रुपए जीरा था, 2-3 महीने इसका भाव टिका रहा था। उस समय व्यापारी धारणा कर रहे थे कि 700 होगा, 800 होगा, 900 होगा, 1000 तक की बातें सुनने को मिलती थी। अभी वही स्थिति 25,000 के भाव, जो 30,000 के 25,000 के भाव पर व्यापारियों को लगता है कि एक बड़ी क्रॉप है, 1 करोड़ बोरी के आसपास क्रॉप आएगी तो 150 रुपए हो जाएगा, 200 के अंदर मिलेगा। तो ये सिर्फ एक धारणा थी। उस धारणा के हिसाब से वायदा काफी टाइम से वायदा नीचे खुला हुआ और चल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है मैम अभी इसके अंदर बड़ी मंदी जैसा, वायदे के हिसाब से तो बड़ी मंदी जैसा दिख नहीं रहा है। फिलहाल जो मार्च का महीना आएगा, राजस्थान की अरेवल चालू हो जाएगी, उस समय मार्केट स्टेबल हो जाएगा। जो भी बाजार पहले जो घटना है या स्थिर हो जाएगा, उसमें गिराएगी और सप्लाई दोनों अपना भाव तय करेगी रोज का रोज। ऑलराइट, किशोर जी, आपका क्या व्यू है? जैसे दिनेश जी कह रहे हैं कि अच्छी मांग यहाँ पर मई के महीने तक रह सकती है, 2 लाख बोरी का अराइवल अब तक यहाँ पर आ चुका है और ऐसा कोई रीजन नहीं है कि भाव यहाँ से अब नीचे गिरे। लेकिन अगर चढ़ने की स्थिति भी है तो आप कहाँ तक देखते हैं ऊपर में भाव? नमस्कार मनीषा जी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब जैसे अराइवल चालू हुई है और डिमांड भी अच्छी है, अभी चाइना की डिमांड बल्क में आ रही है, एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत ही अच्छी और शानदार रहने वाली है। लेकिन अभी जीरा बढ़ने, जो अपन बोले कि भाई जीरा आज का जैसे इतना बढ़ जाएगा, वो वाली बात नहीं है। लेकिन आपको बता दूं 10 मार्च के बाद अभी तक तो खाली एक्सपोर्ट की डिमांड आई, अभी घरेलू डिमांड बाकी है। प्लस अभी जितने जी अपने इंडिया के अंदर जितने बड़े बड़े मॉल वगैरह है उनकी डिमांड अभी भी बाकी है। तो मेरे को लगता है 10 मार्च के बाद जीरा वहाँ एक अच्छी रेंज बनेगी और वहाँ तेजी बनेगी, बहुत बड़ी तेजी बनेगी वहाँ पे। और जितने भी सौदे नीचे हो रहे हैं, एक्सपोर्ट के सौदे जैसे गल्फ फूड में हो रहे हैं, अभी यहाँ भी हो रहे हैं और बेच रहे हैं लोग नीचे भाव में, उनको ऊपर के भाव में कटना पड़ेगा। ये नहीं हो कि लास्ट जैसी स्थिति बन जाए इस बार भी, भाई नीचे में बेच दिया और ऊपर में कटना पड़े। इसलिए क्या है, माल कम है, हैंड टू माउथ माल है, कहीं पे माल नहीं है। अभी पाइपलाइन पूरी तरह ड्राई है, आगे डिमांड बनी रहेगी और अच्छी डिमांड आएगी तो ये माल जो भी बोल रहे हैं कि भाई इतना माल है 2 गुना 2.5 गुना, ये भी माल कम दिखेगा अपन को, क्योंकि माल किसी के पास है नहीं। माल तो किसान के हाथ में, अभी सप्लायर कौन है? ओनली फॉर किसान है। लास्ट ईयर तो व्यापारी के पास माल था, अच्छा माल था, तो माल वो ढेर कर देते थे। अब तो किसान लाएगा, उसके ऊपर वजह तेजी मंदी रहेगी। इसलिए ज्यादा मंदी की मैं भी गुंजाइश कम समझता हूँ। और जो ये गैप है एनसीडीएक्स प्लस और इसका हाजिर का, उस गैप को पूरा ही करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल पूरा करना पड़ेगा। किशोर जी, किस तरह की फसल का आंकलन आप कर रहे हैं यहाँ पर?
फसल लगभग 90 लाख से करोड़ के बीच में आ सकती है मैम। जैसे अभी बारिश हुई है, अभी जैसे कल परसों भी बारिश हुई है। अब देखिए 15-20 दिन राजस्थान का मौसम देखना पड़ेगा। यदि वहाँ मौसम और खराब बनता है और आगे जाके यदि मतलब प्रोडक्शन में कमी आती है तो और भी फसल कम हो सकती है। लेकिन अभी तक तो फसल जिस तरह से लग रही है 90 से 1 करोड़ बोरी की फसल लग रही है, ऐसा लग रहा है कि 90 करोड़ बोरी वहाँ मेन क्या है कि पाइपलाइन पूरी तरह ड्राई है और माल सब जगह जाना है। अप टू जुलाई तक एक्सपोर्ट भी इंडिया के सिवा कहीं से नहीं होगा। ओनली फॉर एक्सपोर्ट भी सप्लायर इंडिया ही रहेगा। तो वहाँ एक डिमांड की तेजी बनेगी। ये जो तेजी है फसल की तेजी नहीं आएगी, ये डिमांड की तेजी आएगी। दिनेश जी, आपको क्या लगता है किस तरह की फसल एक तो देखने को मिल सकती है और पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड भी अगर देखें तो क्या नंबर्स वहां पर हैं फिलहाल? फसल का जैसे बीजे के हेक्टर के हिसाब से अगर कैलकुलेशन हम लोग करते हैं ना, उसके हिसाब से फसल का आकलन 90 लाख से 1 करोड़ बोरी बैठता है। ठीक है, डिमांड पूरे वर्ष की एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक की डिमांड है, वो डिमांड रहती है 75 से 80 लाख बोरी। पर सबसे बड़ी बात क्या है कि लास्ट ईयर जो 600 रुपए का भाव बना था उसमें एक्सपोर्ट कम गया था, 1.25 लाख टन के आसपास गया था। ये अभी जो भाव चल रहे हैं 25,000 से 30,000 का भाव अगर रहते हैं यार, इससे नीचे भी खड़े होते हैं तो मुझे लगता है एक्सपोर्ट 2.25 लाख से 2.5 लाख टन जाना चाहिए। तो एक्सपोर्ट के इंडिया के अलावा कोई सप्लायर नहीं है लार्ज स्केल में। वर्ल्ड के अंदर 5-7 देशों में जीरा होता है, उसमें इंडिया का 80% पैदावार इंडिया की होती है, बाकी बाकी देशों में कम होता है। तो इंडिया के अलावा कोई सप्लायर नहीं है और वर्ल्ड के अंदर सब खाली है। वर्ल्ड खाली, डोमेस्टिक खाली, स्टॉकिस्ट खाली, सब खाली रहे। किसान के अलावा माल नहीं, सबको पता है। और भाव का जो अगर कहीं पे भी बाजार स्थिर होगा तो मार्केट तो उसमें बाइंग करने जैसे ही रहेगा जीरा, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले भी अपन को 60% भाव नीचे खड़ा है। इन भाव में मुझे लगता है 200 रुपए 225 रुपए का भाव अगर फिजिकल में मिलता है कहीं मार्च के अंदर, तो उस पैनिक के अंदर लेना चाहिए जीरा। अभी एक सबसे बड़ी बात है मैम, इस जो मार्च का महीना है, ये मार्च का महीना राजस्थान के हार्वेस्टिंग का टाइम है। तो इस समय अगर पिछले साल है ना, जो ओलावृष्टि हुई उससे भी काफी किसानों को नुकसान हुआ। तो ये महीना भी मौसम का बहुत रहेगा। अभी 2 दिन पहले जैसलमेर फलोदी जो आंधी चली थी उसमें भी काफी किसानों को नुकसान सुनने को मिला। कम से कम क्रॉप का 15-20% नुकसान हुआ है किसानों को। तो ये चीजें सर मौसम का बहुत बड़ा रोल रहेगा। अभी 1 महीना बहुत भारी रहेगा। ये WD वेदर सिस्टम में आते हैं 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में, थोड़ा दिक्कत का काम रहता है। एब्सोल्युटली। जीरा एक ऐसी क्रॉप रही है जहां पर हमने 20,000 से लेके 60,000 तक के भाव यहां पर बनते हुए देखे हैं। तो एक बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी, भावों में बहुत बड़ी मुनाफा वसूली, गिरावट भी बनने को नजर आई है। लेकिन अब जहां पर 25,000 के आसपास के लेवल्स हैं, मार्केट को लगता है कि यहां पर स्थिरता आएगी, मांग अच्छी खासी है, पाइपलाइंस ड्राई हैं, तो एक बाइंग एक्सपेक्टेशन यहां पर आगे जाकर तो शॉर्ट नहीं बल्कि खरीद के यहां पर काम करने की राय है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए किशोर जी, दिनेश जी, आप दोनों का ही। तो ये तो बात हुई जीरे की, लेकिन एक बड़ी खबर आज यहाँ पर हमने चीनी या एथेनॉल की तरफ से आते हुए देखी है। इसी हफ्ते एथेनॉल पर सरकार की बैठक हो सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शुगर केन जूस और बी हैवी मोलासेस से एथेनॉल बनने के फैसले पर समीक्षा होगी। इस पर और जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी लक्ष्मण। आप ये स्टोरी ब्रेक कर रहे थे आज यहाँ पर सुबह में और हमने अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पर भावों में, स्टॉक मार्केट्स में भी आते हुए देखी है। क्या कुछ है डिटेल्स, क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या अब इस हफ्ते में एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए, मुझे जो सोर्सेस से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस हफ्ते बहुत हद तक कहे तो गुरुवार को ही एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है कैबिनेट सचिव की अगुवाई में। कैबिनेट सचिव का मतलब हुआ कि सारे अधिकारियों के मुखिया कह सकते हैं, उनकी अगुवाई में बैठक होगी जिसमें फूड मिनिस्ट्री के ऑफिशियल होंगे, महंगाई पर नजर रखने वाले विभाग के अधिकारी होंगे। और उसका मुख्य मुद्दा ये है कि एथेनॉल का जो उत्पादन होता है शुगर केन जूस से, बी हैवी मोलासेस से, सी हैवी मोलासेस से, उसकी समीक्षा की जाए। और इसके पीछे वजह यह है कि आपको याद होगा कि दिसंबर के पहले हफ्ते में सरकार ने चीनी के उत्पादन में कमी के अनुमान को देखते हुए एथेनॉल शुगर केन जूस से बनाने पर, बी हैवी मोलासेस से बनाने पर एक कोटा की व्यवस्था लागू कर दी थी। अब उस कोटा व्यवस्था की सरकार समय समय पर समीक्षा करना चाहती है, वही समीक्षा की जाएगी और उसमें खास तौर से चीनी के उत्पादन का अनुमान को आधार बनाया जाएगा। चीनी के उत्पादन के अनुमान की बात करें तो इंडस्ट्री का अनुमान है 320 लाख टन। इन कमिश्नर जो होते हैं अलग अलग राज्यों को, उनके अनुमान है 300 करीब 18 लाख टन। लेकिन सरकार बहुत कंजर्वेटिव अनुमान लेकर चल रही है, करीब 310 लाख टन। इसके आधार पर यह तय किया जाए क्या ये जो एथेनॉल बनाने पर जो कोटा निर्धारित किया गया था उसको बढ़ाना है या फिर यथास्थिति रखना है या फिर हटाना है। तो इस लिहाज से बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण, साथ जोड़ने के लिए और बहुत ही विस्तार में वो समझाने के लिए भी। जी हाँ, जिस तरह के टारगेट्स हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर भी, तो सरकार को एक काफ़ी फाइन लाइन यहाँ पर चलनी होगी कि चीनी की अवेलेबिलिटी भी यहाँ पर बाजार में बनी रहे और जो एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट्स हैं वहाँ पर भी हम ऑन ट्रैक यहाँ पर रहें। हमारे साथ ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विटलानी हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार। आपसे पिछली बार भी बात हुई थी, आपने कहा था कि चीनी इस बार ज़्यादा रह सकती है, महाराष्ट्र कर्नाटका में इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है, और अगर हम 8 मिलियन टन का यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड देख रहे हैं जो कि सरकार के जो नॉर्म्स हैं उससे ज़्यादा ही है, तो कल या इस हफ्ते की जो रिव्यू मीटिंग देखने को मिल सकती है, क्या कुछ बड़े स्टेप्स की एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं? हाँ, ऐसा है कि ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक जो था वो 57 लाख टन था और हमारे आहिस्ता के फिगर के हिसाब से 82 लाख टन का क्लोजिंग, यानी 25 लाख टन ज्यादा चीनी बचेगी सितंबर एंड में। ये हमारे एसोसिएशन का अनुमान जो जनवरी एंड में किया गया था। तो इसमें अगर जैसे लक्ष्मण जी ने कहा कि गवर्नमेंट अगर थोड़ी रिस्ट्रिक्ट करके नंबर पकड़ रही है, वैसे अगर 5 लाख टन कम पकड़ो तो 20 लाख टन तो एडिशनल है, क्योंकि हमें 60 लाख टन से ऊपर तो नहीं चाहिए। और अगर ये हिसाब से सामने थोड़ी एक ट्विस्ट भी है कि नेक्स्ट सीजन में प्रोडक्शन कैसा रहेगा। अभी कोई ऐसे केन प्लांटेशन के नंबर कम आ रहे हैं, ऐसा उनको एक डर है। तो हमें तो ये पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हमें 20 लाख टन के ऊपर अगर कोई डिसीजन लेना है तो दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। एक, अगर इथेनॉल का लेना है तो अभी लेना है, क्योंकि मार्च एंड के बाद लेने का कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर इथेनॉल बन नहीं पाएगा। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन बचता है कि अगर सही में प्लांटेशन अच्छा है तो उसके बाद हम एक्सपोर्ट की भी सोच सकते हैं। तो इसमें 10 लाख टन अगर ये वीक में इथेनॉल का दे देवे और फिर जो प्लांटेशन के नंबर जून महीने में आवे तभी रिव्यू करके दूसरा 10 लाख टन एक्सपोर्ट में दे देवे, तो बैलेंस आउट होएगा और इंडस्ट्री ने जो इतने कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हुए तो उनको कुछ राहत भी मिल सकती है। ये इस तरह से देखते हुए तो लगता है कि डेफिनेटली कोई 10-10 लाख टन का एक डिसीजन हो सकता है कि जो ये महीने में हो जाए तो इथेनॉल का प्रोडक्शन हो जाए। और फिर जो कंसर्न गवर्नमेंट को मिली है कि शायद अगली सीजन में केन का प्लांटेशन कम है, तो वो देखने के बाद आप दूसरा 10 लाख टन एक्सपोर्ट के लिए दीजिए। तो ये हमें लग रहा है, और जिस ढंग से 15 फरवरी के नंबर आए हैं वो हमारे अनुमान के अनुसार ही आ रहे हैं कि जो क्लियर दिखा रहा है कि 316 लाख टन का उत्पादन होने जा रहा है। तो उसमें कहीं हमें कोई डाउट नहीं है। तो ये डेफिनेटली गवर्नमेंट को सोचना भी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी के ड्रीम के ऊपर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर शुगर इंडस्ट्री ने किया है, तो उसके लिए कुछ फेवरेबल डिसीजन जैसे ओनियन के लिए रिव्यू किया गया था, ऐसे शुगर के लिए किया जाए तो अच्छा रहेगा। जिस तरह की ब्लेंडिंग नंबर्स हैं, और पिछले साल ऑफ कोर्स 12% ब्लेंडिंग अचीव की गई थी, इस साल का टारगेट्स 15 है, लेकिन जैसे इंडस्ट्री को लगता है और आपने भी कैसे कहा है कि थोड़ा मुश्किल है ये टारगेट्स यहाँ पर अचीव करना। इंडस्ट्री को तो ये भी डर है कि हम 12 के नीचे भी शायद फिसलते हुए नजर आएंगे अगर यहाँ पर नीतियाँ इन फेवर नहीं आती तो। हाँ, ये आपको कहना एकदम सही है। और अगले साल हम 15% भी कर पाए तो अच्छा है, उसके बाद के सीजन में अच्छा लग रहा है। तो ये एक विंडो खुली हुई है, क्योंकि अगर एवरेज गवर्नमेंट का 31 का नंबर लेवे प्रोडक्शन का, बाकी लोगों का 31.6 हमारा है, किसी का 31.8 है, 32 है, 31.5 भी पकड़ो तो डेफिनेटली 1 मिलियन टन तो रिस्क काफी रिजनेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, और वो इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहेगा। आगे जाके अगर हमें अच्छे प्लांटेशन के नंबर आते हैं तो एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए भी वो अच्छा हो जाएगा। तो एक विन विन सिचुएशन, एक काफी गलत डोमेस्टिक प्राइस हो गए। देखिए अभी चीनी 3380-90 में बिकी है, तो पूरी इंडस्ट्री हर तरह से ब्लीडिंग कर रही है। तो इस तरह से ब्लीडिंग होने से हम सोचे कि अगले साल फिर क्रॉप बढ़ जाएगा, तो ये मुश्किल रहता है, क्योंकि फिर उसका केन पेमेंट भी नहीं होता है। और फिर एक साइकिल जो चल रही थी आगे, ये अभी नहीं चल रही है, 7 साल से साइकिल का ब्रेक नहीं आया है। तो उसको काफी अच्छी तरह से अगर हैंडल किया जाए अच्छी पॉलिसी से, तो वो साइकिल ब्रेक नहीं होगी और हमें ये शुगर केन की उपलब्धता से वापस हम कुछ ग्रो कर पाएंगे।
एब्सोल्युटली। प्रफुल्ल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो बहुत ही डिटेल में समझाने के लिए भी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये मीटिंग को नज़र देखना, क्योंकि जनवरी में कोई रिव्यू मीटिंग होती हुई नज़र नहीं आई, पूरा फरवरी में निकल गया और अब काफ़ी एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर सरकार से इंडस्ट्री को। जैसे प्रफुल्ल जी भी ने कहा कि बहुत कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया है और सरकार का भी एक एथेनॉल ब्लेंडिंग विजन है वहाँ पर। अगर वो टारगेट्स अचीव करने हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र रहेगी कि इस मीटिंग में हम क्या बनता हुआ देखते हैं। लेकिन इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का भी है। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने एक्सपर्ट्स को अपने साथ, देंगे आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय और पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन, आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को अगर प्रियांक यहाँ पर देखें तो चाइना की तरफ से जिस तरह का रेट कट हमने आज आता हुआ देखा, बाजार को लगा था कि कुछ सपोर्ट यहाँ पर आएगा, लेकिन सभी मेटल्स में हल्की सी गिरावट के साथ कारोबार और यूएस फेड के रेट कट को लेकर अभी भी काफी सारी कंसर्न्स। गुड इवनिंग। जिस तरह से चाइना का हमने देखा है कि लास्ट 1.5 ईयर से हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है ऑल टाइम लोस के आसपास ही चल रहे हैं और कहीं ना कहीं जो डिमांड निकल के आनी चाहिए वो अभी भी नहीं आ रही है। तो उसका एक जो एनकरेजिंग फैक्टर बेस मेटल्स को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। पर नेवरथेलेस हम देख रहे हैं कि बेस मेटल्स में जो निचले स्तरों से अगर मैं कॉपर स्पेसिफिकली बात करूं, जो 700 के आसपास के ट्रेड्स थे थोड़े दिन पहले, वो अभी 725 720 के आसपास चल रहे हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है कि अगर कॉपर मार्च कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में रुझान बेस मेटल्स के लिए सुधरना चाहिए। ग्रेजुअली डिमांड इंप्रूव होएगा, ग्रेजुअली चाइना से इकोनॉमी रिकवरी के नंबर्स भी दिखेंगे, बट वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस रहेगा रादर देन फास्ट रिकवरी इन बेस मेटल्स। तो कॉपर में खरीदारी की सलाह रहेगी अगर डिप्स मिलती है इन मार्च कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 723-24 रेंजेस में, 715 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और 740 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। साथ ही बाकी अगर यहाँ पे प्रेशियस मेटल्स की बात की जाए या एनर्जी की बात की जाए तो यहाँ पर आपके टॉपिक्स कहाँ हैं? प्रेशियस मेटल्स में हमने देखा है कि गोल्ड में हमने लास्ट वीक एक करेक्शन देखा था, 2000 के नीचे सस्टेन हुआ था, बट फिर से हम देख रहे हैं कि एक ब्रीफ लो 1984 1985 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हमने देखा है गोल्ड में। अभी 2020 के ऊपर ट्रेड्स हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो पुल बैक आया है थोड़ा बहुत और कंटिन्यू हो सकता है। जो हायर साइड रेंज रेजिस्टेंस है 2040 2045 तक, तो यहाँ से और $15-20 का अपसाइड गोल्ड में आ सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, अगर डिप्स मिलती है अराउंड 62,000 के आसपास तो बाई किया जा सकता है। 61,650 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 62,650 के टारगेट्स रहेंगे। वहीं क्रूड ऑयल में हमने देखा है कि एक 6500 6550 एक स्टिफ रेजिस्टेंस साबित हो रहा है। तो जब तक उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है 6550 के ऊपर, तब तक मुझे लगता है कि एक रेंज बनेगा मार्केट में अभी 6550 से लेके 6300। ऑलराइट, तो ये स्ट्रैटेजीज हैं नॉन एग्रो की। लेकिन जहां तक एग्री की बात है मनोज जी, जीरे में आज अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिला, बाकी कमोडिटीज में उठापटक जारी। नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल जीरा काफी ओवरसोल्ड जोन में था और टेक्निकली वहां पे 24,700 चार्ट पे एक मजबूत सपोर्ट था और लगभग हमने उन्हीं स्तरों से जो है जीरे में रिकवरी की शुरुआत जो है होते हुए देखी और एक आज बड़ा मूव जो है जीरे में बनते हुए नजर आया है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे जो शॉर्ट कवरिंग है ये आगे भी जारी रहेगी और अभी यहाँ पे पहला लक्ष्य टेक्निकली 28,000 का नजर आता है और वो लेवल्स के ऊपर कीमतें सस्टेन होती है तो फिर यहाँ 31,000 तक के स्तर भी जो है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो हाल फिलहाल अब यहाँ पे जो बड़ी गिरावट देखने को मिली थी उसके बाद एक रिकवरी के मूड में जीरा यहाँ देखने को मिलेगा। 24,700 के सपोर्ट्स लेवल जब तक होल्ड है, हमारा मानना है कि यहाँ डिप्स में बाई की रणनीति रखनी चाहिए और शॉर्ट टर्म में ऊपर में 28,000 से 31,000 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम मोमेंटम बात करें तो कैस्टर सीड में भी एक निचले स्तरों से अच्छा सुधार देखने को मिला है। तो कैस्टर सीड मार्च जो वायदा है वहाँ 5,660 के स्तर पे बाई की सलाह रहेगी। 5,622 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 5,760 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक में भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, हालांकि ऊपरी लेवल से कुछ हल्की मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली है, लेकिन अभी भी ये काउंटर जो है थोड़ा मजबूत नजर आता है। तो यहाँ भी अगर थोड़े डिप्स मिलते हैं 2580 2570 के रेंज में तो वो अच्छे लेवल होंगे बाइंग के लिहाज से। स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 2522 का लगाना है और यहाँ जो लक्ष्य रहेगा वो 2670 से 2700 तक का रहेगा शॉर्ट टर्म के।
ऑलराइट, तो खरीदारी के मौके यहाँ पर एग्री में आते हुए नॉन एग्री ऑफ कोर्स अभी भी थोड़ी सी उठापटक वाली स्थिति में। लेकिन बहुत शुक्रिया प्रियांक, मनोज जी, आपका साथ जोड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी देने के लिए। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।